रियांश ने अपनी सारी पैकिंग कर ली थी। उसे कल ही शिमला के लिए निकला था। वो फ्रेश हो गया और अपनी आदत के चलते बिना अपनी ऊपर बॉडी पर कुछ भी पहने सिर्फ एक ट्राउजर पहने ही बेड पर जाकर लेट गया। वो अभी लेटा ही था कि अचानक ही मौसम बदलने लगा और अचानक आसमान में बादल छा गए जिसने चांद को छुप लिया और बादलों के गरजने की भी आवाजें आने लगी और साथ ही साथ रियांश की धड़कनें भी सामान्य रूप से और अधिक तेज धड़कने लगी। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोला, ये मेरा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा है? क्या हो रहा है मुझे? उद्धरण चिन्ह। रियांश अपने आप से बोल ही रहा था कि तभी बाहर से एक जोरदार बिजली के गरजने की आवाज गूंज उठी, जिससे रियांश का ध्यान टूटा और वो तुरंत अपनी जगह से उठकर खिड़की के पास आकर बाहर का मौसम देखने लगा। जहां अभी थोड़ी देर पहले चांद तारों की रोशनी छाई थी, वहां अब बादलों ने अपनी जगह बना ली थी। तेज हवाएं चल रही थी, धूल, मिट्टी, पत्ते सब हवा में उड़ रहे थे। बिन मौसम बरसात के जंगल में मोर अपने पंख फैलाए नाच रहे थे और पशु पक्षियों की आवाजें ऐसी सुनाई पड़ रही थी जैसे कि वो लोग आज बहुत खुश हो। ऐसा लग रहा था मानो कुछ ऐसा होने वाला हो जिसका इशारा खुद प्रकृति दे रही थी, जिसे रियांश समझने की कोशिश कर रहा था। उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा मानो उसका दिल उसके मुंह को ही आ जाएगा। रियांश ने अपने दिल पर हाथ रखकर कुछ सोचते हुए बोला, ऐसे अचानक मौसम का बिगड़ जाना और पशु पक्षियों का यूं आवाजें आना कोई आम बात नहीं हो सकती। अगर कुछ ऐसा होने वाला हो जिसकी कल्पना आज तक किसी ने भी ना करी हो तो सबसे पहले प्रकृति को और जानवरों को इस बात का एहसास हो जाता है। क्या कुछ ऐसा होने वाला है जो अनएक्सेप्ट हो? उद्धरण चिन्ह। रियांश कुछ देर ऐसे ही सब सोचने लगा, जब फिर एक बार बिजली गिरने की आवाज सुनाई दी तब जाकर रियांश अपने सेंस में वापस आया। और जब उसने घड़ी में देखा तो रात के 11 बज चुके थे। ये देख रियांश की आंखें छोटी हो गई। उसे कल निकलना था और आज पूरे दिन वो इस वजह से काफी बिजी भी था और टायर्ड भी। उसके बावजूद भी उसकी आंखों में नींद का एक कतरा तक नहीं था, क्योंकि उसे हमेशा से ही है नींद लेने में प्रॉब्लम होती थी, जिसके चलते उसे हमेशा स्लीपिंग पिल्स लेकर ही सोना पड़ता था। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसे नींद नहीं आ रही थी और बार बार वो अपने बेड पर करवटें बदल रहा था। जब उसे लगा कि अब उसके पास नींद की गोली लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है तो उसने साइड टेबल के डोर को ओपन करके उसमें से स्लीपिंग पिल्स लेकर पास ही में रखे पानी के ग्लास को उठाया और दवाई खा ली। फिर बेड पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर देता है। थोड़ी देर में वो गहरी नींद में चला जाता है। वहीं शिमला में परिधि और सौंदर्य परी सीधा आसमान से शिमला में लैंड हो चुकी थी, वो भी देव गुरु की मेहरबानी से, और साथ ही साथ अब उनका लुक भी ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका था। जहां थोड़ी देर पहले वो दोनों एक परी के गेटअप में थी, अब वो एक आम लड़कियों की तरह कपड़े पहने हुई थी। जहां परिधि ने व्हाइट टॉप के ऊपर पिंक स्वेटर और ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी और बालों की एक सिंपल सी चोटी बनाकर अपने कंधे से आगे की हुई थी, तो वहीं सौंदर्य परी ने एक रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जो इसके घुटनों के नीचे तक आती थी, जिस पर उसने ब्लैक जैकेट पहन रखी थी। सौंदर्य ने टैक्सी रुकवाई और दोनों उसमें बैठकर होटल के लिए रवाना हुए। वो उसी होटल में रुकने वाले थे जिसमें पहले भी सौंदर्य परी रुकी थी। जैसे ही टैक्सी ने अपनी रफ्तार पकड़ी, परिधि ने खुशी के मारे एक्साइटमेंट में अपनी गर्दन कार की विंडो से बाहर निकालकर उन सुनसान सड़क, तेज चल रही हवाओं और कोहरे को देखते हुए किसी बच्चे की तरह खुश होने लगी थी। उसे ऐसे खुश देख सौंदर्य परी के भी चेहरे पर स्माइल आ गई। दोनों अपने होटल पहुंचे और चेकिंग करके होटल के एक स्टाफ के साथ अपने कमरे में चली गई। परिधि और सौंदर्य परी पहले ही बहुत थक चुकी थी, जिसके चलते वो बेड पर लेटते ही नींद के आगोश में चली गई। अगली सुबह कपूर मैंशन। रियांश अपने डेली रूटीन के दौरान सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहले जिम गया। वर्कआउट करने के बाद शावर लेकर ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गया और ब्रेकफास्ट करने के बाद केविन के साथ ऑफिस के लिए निकल गया। दोपहर तक रियांश ने अपना सारा पेंडिंग वर्क कंप्लीट कर लिया ताकि उसकी गैर मौजूदगी में उसके डेड को ज्यादा कोई परेशानी ना हो। केविन ने भी जल्दी से अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया था ताकि वो और क्रिश रियांश को एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर सके। रियांश और केविन घर पहुंचते ही लंच करने डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गए कि उतने में क्रिश भी वहां आ धमका और सबने मिलकर लंच किया।
थोड़ी देर बाद हॉल में मानो मातम जैसा माहौल छाया हुआ था। ऊपर से अनीता जी रो रो कर उस पर चार चांद लगा रही थी और उत्कर्ष जी उन्हें चुप कराने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। लेकिन मजाल है कि अनीता जी ने उन्हें सुना हो, वो तो बस अपना ही दुखड़ा सुनाए जा रही थी, जिससे अब रियांश अब पूरी तरह से इरिटेट हो चुका था और साथ ही साथ बाकी सब भी। रियांश ने चिढ़ते हुए अपनी माँ को देखते हुए कहा, मोम ये क्या बचपना है, आप तो ऐसे तो रही है जैसे कि मैं कोई लड़की हूँ और आज इस घर से मेरी विदाई हो रही हो। अरे यार कुछ ही दिनों की तो बात है, इसमें आपको पूरे घर को सर पर उठने की क्या जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी घूरकर रियांश को अपनी आंसुओं भरी आंखों से देखते हुए बोली, तू नहीं समझेगा, जब कोई बच्चा अपनी माँ से दूर जा रहा हो तो उस माँ के दिल पर क्या बीतती है, और ये बात तुझे तब समझ आएगी जब तू खुद माँ बनेगा, I mean बाप बनेगा, तब तुझे मेरी व्यथा समझ में आएगी। उद्धरण चिन्ह। रियांश लाचारी से अपना सर हिलाया है और जैसे तैसे करके अपनी मोम को समझा कर अपने दादाजी, डैड और मोम से गले मिलकर वो, केविन और क्रिश तीनों एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। एयरपोर्ट पहुंचते ही रियांश केविन से गले मिलकर बोला, अपना ख्याल रखना और टेंशन मत ले, मैं मेरी बहन को अच्छे से जानता हूँ, वो जल्दी ही पुरानी बातें भूलकर तेरे पास वापस आ जाएगी। उद्धरण चिन्ह। रियांश की बात पर केविन हल्का सा मुस्कुरा देता है। उन दोनों को ऐसे सीक्रेटली बातें करते देख क्रिश अपनी शक भरी निगाहों से उन्हें देखते हुए बोला, ऐसे कौन सी बात है जो तुम दोनों इतनी धीमी आवाज में बातें कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। ऐसी कोई बात नहीं है और तू सपना दिमाग ज्यादा उस मत कर, वरना तुझे सीधे हॉस्पिटल में एडमिट करने की नौबत आ जाएगी। रियांश ने क्रिश के मजे लेते हुए कहा तो वो उसे गुस्से से घूरने लगा। उससे पहले कि रियांश क्रिश को और परेशान करता, फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई, जिसे सुनते ही क्रिश एकदम से रियांश से किसी छोटे बच्चे की तरह लिपट गया, जिसे देख रियांश के साथ साथ केविन भी हैरान रह गए और आसपास से गुजरते हुए लोग उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे, क्योंकि इस वक्त क्रिश के दोनों पैर रियांश की कमर के चारों ओर लिपटे हुए थे और वो उसे गले लगाए हुए ही कुछ बोल रहा था। आते जाते लोग उन तीनों हैंडसम लड़कों को पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि वो तीनों ही लो प्रोफाइल रहते थे। उस वक्त क्रिश कोई सेलिब्रिटी नहीं था, जिस वजह से वो सब उन तीनों को ही नहीं पहचानते थे। वहीं रियांश गुस्से में आकर क्रिश को अपने ऊपर से हटाकर नीचे पटकता उससे पहले ही क्रिश किसी जिद्दी छोटे बच्चे की तरह बोला, तेरा जाना क्या जरूरी है, I mean ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी डील की ही तो बात है, तू चाहे तो ये जम तेरे ऑफिस जा, कोई भी स्टाफ ऐसे कर सकता है, फिर तुझे जाने की क्या जरूरत है, हम कैसे रहेंगे तेरे बिना। उद्धरण चिन्ह। रियांश चिढ़ते हुए बोला, सबसे पहले तो तू नीचे उतर और ये मुझसे चिपकने बंद कर, मैं कोई तेरी गर्लफ्रेंड या बीवी नहीं हूँ जो तुझ पर ऐसे सबके सामने झपट पड़ा। अब चल नीचे उतर। क्रिश उसे देखते हुए क्यूट सा फेस बनाकर बोला, नहीं मैं नहीं उतारूंगा, पहले तू बोल कि तू हमारे साथ घर वापस आ रहा है ना कि शिमला जा रहा है। उद्धरण चिन्ह। रियांश उसकी बात सुनकर और चीड़ गया और उसे अपनी ठंडी निगाहों से देखते हुए एक टफ लुक देते हुए बोला, अगर तू अभी के अभी नीचे नहीं उतारा तो मैं तुझे सीधे अफ्रीका में लैंड कर दूंगा। बस इतना ही सुनना था कि क्रिश हड़बड़ाते हुए जल्दी से नीचे उतर गया और केविन के नीचे जाकर अपने गाल फुलाकर खड़ा हो गया। उसका कोई इरादा नहीं था इस जल्लाद के हाथों अफ्रीका बिना वीजा टिकट के लैंड करने का। केविन क्रिश की ऐसी हालत देखकर अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहता था कि तभी दोबारा फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई और रियांश दोनों को बाय बोलकर चला गया। उसके जाते ही दोनों का चेहरा उतर गया और वापस अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। शाम तक रियांश शिमला पहुंचा और कार में बैठकर अपना फोन चला रहा था कि ट्रैफिक होने की वजह से ड्राइवर ने कार रोक दी। तभी अनियासी रियांश की नजरें कार की विंडो से बाहर चली गई, जहां रोड के दूसरे किनारे पर एक लड़की छोटे छोटे बच्चों के साथ खुद बच्ची बनकर उनके साथ खेल रही थी। रियांश तो बस उस लड़की को देखता ही रह गया कि तभी ड्राइवर ने भी कार का म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया और उस पर एक गाना प्ले होने लगा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन जैसे, चांदनी रात जैसे, नरमी की बात जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। ओ, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा
परिक्रमा करते दिल। ये गाना फिलहाल की सिचुएशन पर बिल्कुल फिट बैठ रहा था, क्योंकि गाने के लिरिक्स की तरह ही रियांश भी पूरी तरह उस लड़की के चेहरे में ही खोया हुआ था। ब्लैक ड्रेस पर वाइट स्वेटर, काली गहरी आंखें, खुले हुए घुंघराले बाल जो उसकी कमर तक आते थे और कुछ लटे उसके चेहरे को चूम रही थी। और इतना खूबसूरत चेहरा, वो भी विदाउट मेकअप के। उसे देखकर तो ऐसा लगा रहा था मानो कोई अप्सरा सीधे जमीन पर उतर आई हो। उस पर उसके नेचुरल सुर्ख गुलाबी होठ जिस पर कोई लिपस्टिक नहीं लगी हुई थी। ऊपर से उसकी खिलखिलाती हुई वो हंसी उसे और भी ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव बना रही थी, जिसे देखते ही रियांश की तो मानो सांसें ही इसके गले में अटक गई थी। उसका दिल उस वक्त उस लड़की को देखते ही इतना जोरों से धड़क रहा था जिसकी आवाज उसे उस म्यूजिक से भी लाउड महसूस हो रही थी। रियांश अपने दिल पर हाथ रख देता है। उसे समझ में आता कि एक लड़की को देखने भर से उसका दिल इतनी तेजी से कैसे धड़क सकता है। ऐसा उसके साथ आज से पहले कभी नहीं हुआ था, यहाँ तक कि उसने तो कभी किसी लड़की को नजर भर देखा तक नहीं, और अगर देख भी लिटा ही तो भी कभी उसका दिल इस तरह से बेकाबू कभी नहीं हुआ था। उद्धरण चिन्ह। रियांश ये सब सोच ही रहा था कि ट्रैफिक क्लियर होने लगा और ड्राइवर ने कार की स्टार्ट कर दिया, जिससे रियांश अपने सेंस में वापस आता और उसने तुरंत अपनी नजरें कार की विंडो के बाहर की ओर की, लेकिन उसे वहां कोई लड़की नजर नहीं आई। उसका दिल मानो एक पल के लिए धड़कना ही भूल गया हो। उसने तुरंत घबराहट में हड़बड़ाते हुए ड्राइवर से कहा, स्टॉप द कार। ड्राइवर ने डरते हुए तुरंत कार को एक साइड रोक दिया ताकि उनकी वजह से वहां ट्रैफिक जाम ना ही जाए। रियांश जल्दी से डोर खोलकर बाहर निकलता है और उस ओर भागता है जहां वो लड़की बच्चों के साथ खेल रही थी, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आता, ना ही वो लड़की और ना ही वो बच्चे। वो बेचैनी से उन्हें यहाँ वहां ढूंढने लगता है। वो लड़की अभी तो यहाँ थी, फिर अचानक यूं हवा के झोंके की तरह कहाँ गायब हो गई। रियांश ने फ्रस्ट्रेशन में आकर खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा। वो और ज्यादा वहां नहीं रुक सकता था क्योंकि अब अंधेरा होने को था, इसीलिए वो अपने उतरे हुए चेहरे के साथ वापस कार में आजा बैठ जाता है और ड्राइवर से कार ड्राइव करने का बोला और अपनी आंखें बंद करके सीट से टेक लगाकर बैठ जाता है। ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है तो वहीं रियांश को आंखें बंद किए हुए भी उसी लड़की का चेहरा नजर आ रहा था। 1 घंटे बाद वो कार रिजॉर्ट पहुंचती है। रियांश कार से बाहर निकलता है, तभी उस रिसोर्ट के केयर टेकर रमेश काका आ जाते हैं और जैसे ही वो रियांश के हाथों से उसका बैग लेने वाले होते हैं कि रियांश उन्हें रोकते हुए बोला, काका आप रहने दीजिए, मैं अपना बैग खुद उठा लूंगा। लेकिन बाबा आप। काका कुछ और बोलते उससे पहले रियांश ने उनकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, रिलैक्स काका, मैं इतना भी थक नहीं गया कि अपना बैग तक ना उठा सकूं। रियांश की बात पर काका बस हल्का सा मुस्कुरा देते हैं और उसे अंदर के जाकर उसे उसका कमरा दिखाकर खाना बनाने किचन में चले जाते हैं। रियांश कपड़े निकालकर फ्रेश होने वॉशरूम में चला जाता है और वापस आज अपने कपड़े कबर्ड में अच्छे से रख देता है और अपना लैपटॉप लेकर बेड से सहारे टेक लगाकर बैठ जाता है। उसकी उंगलियां बहुत तेज लैपटॉप के कीबोर्ड पर चल रही थी और उसके दिमाग में सिर्फ उसी लड़की का खूबसूरत चेहरा और उसका वो खिलखिला कर हंसना, उसे बस वो ही सब याद आ रहा था जिसे वो चाहकर भी अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। तभी काका रूम जा डोर नोक करते हुए अंदर आते हैं। रियांश बाबा, खाना तैयार है। उद्धरण चिन्ह। रियांश बिना अपने लैपटॉप से नजरें हटाए, जी काका, बस 2 मिनट, आप जाए, मैं आता हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। काका रूम से बाहर चले जाते हैं। रियांश अपने फोन और लैपटॉप को कनेक्ट करके लैपटॉप पर कुछ टाइप करने लगता है और जैसे ही उसका काम खत्म होता है वो रूम से बाहर चला जाता है। डाइनिंग टेबल पर आकर वो और काका दोनों साथ में डिनर करते हैं। डिनर के बाद रियांश टेरेस पर थोड़ी देर के लिए टहलने चला जाता है। रात का अंधेरा, ऊपर से चांद की रोशनी और ये ठंडी ठंडी हवाएं रियांश के दिल को एक अलग ही सुकून पहुंचा रही थी। वो अपनी आंखें जैसे ही बंद करके इन ठंडी हवाओं को महसूस करता है कि तभी एक बार फिर उसकी आंखों के सामने उसी लड़की का चेहरा नजर आने लगता है। रियांश एक झटके के साथ अपनी आंखें खोल देता है, उसका दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगता है। रियांश तुरंत अपने दिल को संभालने की कोशिश में उस पर अपना हाथ रख देता है। रियांश लंबी लंबी गहरी सांसें लेते हुए अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करता है।
कौन हो तुम? जब से तुम्हें देखा है मेरे दिल और दिमाग पर तुम इस कदर छाई हुई हो कि मैं कुछ और सोच ही नहीं पा रहा हूँ। रियाश खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोल रहा था कि तभी उसका फोन रिंग करने लगा। रियांश जब अपने फोन स्क्रीन पर नाम देखता है तो अपने आप को नॉर्मल कर देता है और कॉल रिसीव करते हुए अपनी उसी ठंडी कोल्ड वॉइस में बोला, बोलो क्या हुआ? उसके बारे में कुछ पता चला? उद्धरण चिन्ह। कॉल की दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनने के बाद रियाश अपनी आईब्रो को अपनी उंगली से रब करते हुए बोला, तुम लोगों के पास सिर्फ 24 घंटे है। मुझे वो आदमी किसी भी कीमत पर अपने सामने चाहिए जिसके लिए मैं यहाँ प्रॉपर्टी की डीलिंग के बहाने आया हूँ। वरना तुम्हें अच्छे से पता है कि केविन से कुछ भी छुपाना मेरे लिए कितना मुश्किल है, वो भी तब जब बात मेरी सेफ्टी की हो। अगर उसे पता होता कि मैं यहाँ किस लिए और किसके लिए आया हूँ तो वो मुझे यहाँ आने ही नहीं देता। इसीलिए मुझे प्रॉपर्टी खरीद के बहाने से यहाँ आना पड़ा। वरना मेरे लिए यहाँ कोई प्रॉपर्टी खरीदनी कोई बड़ी बात नहीं है जिसके लिए मुझे खुद यहाँ आना पड़े। उद्धरण चिन्ह। जी बॉस, मैं जानता हूँ और ये भी कि केविन सर आपके लिए और आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं। एंड डोंट वरी, मैं उस आदमी को ढूंढ निकालूंगा। वैसे भी हमारी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो इसी शहर में है और जल्द से जल्द हम उस तक पहुंच जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। वैसे मुझे तुमसे एक और काम था, तुम्हें किसी लड़की की इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। उद्धरण चिन्ह। रियांश के मुंह से लड़की शब्द सुनते ही उस आदमी के हाथ से उसका फोन छूटते छूटते बचा। जहां तक उसे पता था उसका बॉस तो हमेशा लड़की के बन से भी दूर भागता था, फिर आज अचानक क्या हो गया जो वो खुद किसी लड़की की इंफॉर्मेशन चाहता है। उस आदमी ने अपने दिमाग में आ रहे थॉट्स को झटका और अपने आप को संभालते हुए हैरानी और अनएक्सेप्ट वे के मिले झूले भाव से पूछा, बॉस आपने अभी अभी क्या कहा? आई थिंक मैंने कुछ गलत सुन लिया। भला आप किसी लड़की के मारे क्यों जानना चाहेंगे? धीरे से अपने आप से बड़बड़ाते हुए, लगता है मेरे जान खराब हो गए हैं। उद्धरण चिन्ह। इतनी धीरे से बोलने के बाद भी रियांश ने उसका बड़बड़ाना सुन लिया और वो बिना किसी भाव से बोला, तुमने बिल्कुल ठीक सुना, मुझे एक लड़की की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। मैं उसकी एक पिक तुम्हें भेज रहा हूँ, कल तक मुझे उसकी सारी डिटेल्स मिल जानी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। रियांश इतना कहकर बिना सामने वाले के रिप्लाई का वेट करे फोन कट कर दिया और उस लड़की की फोटो को उसे भेज दिया जो उसने थोड़ी देर पहले अपने लैपटॉप के जरिए उस जगह के कैमरों को हैक करके निकाल थी। वो फोटो इतनी क्लियर नहीं थी लेकिन उस लड़की का चेहरा उसमें दिखाई दे रहा था और इतना काफी था उसे ढूंढने के लिए। वो शख्स तो रियांश की बात सुनकर मानो सदमे में ही चला गया। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था कि उसके बॉस ने उसे अभी अभी क्या कहा था। लेकिन तभी उसके फोन की नोटिफिकेशन की रिंगटोन बजी और वो अपने शौक से बाहर आया और तुरंत अपना फोन चेक किया जिसमें रियांश ने उसे एक लड़की की फोटो भेजी थी। उस देखते ही अब उसे यकीन हो गया कि ये सच है और उसके पास बस कल तक का ही समय था इस लड़की के बारे सब कुछ पता लगाने के लिए। उसने बिना वक्त गंवाए अपने आदमियों को वो फोटो सेंड कर दी और उन्हें तुरंत काम पर लगा दिया। वहीं रियांश अभी भी टेरेस पर खड़ा होकर सिर्फ उस लड़की के बारे में ही सोचे जा रहा था। उसे पता भी नहीं चला कि उसके बारे में सोचते सोचते कब उसके चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई। रियांश सनक भरी आवाज में खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोला, तुम जो कोई भी हो, लेकिन तुम्हें देखने के बाद अपनी पूरी लाइफ में पहली बार मेरा दिल इस कदर धड़का है। और जब से तुम्हें देखा है बस तुम मेरे दिलो दिमाग पर छाई हुई हो। इसका तो एक ही मतलब हो सकता कि तुम में ऐसी कोई तो बात है जो मुझे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर रही है, जो तुम्हारे तरफ में अट्रैक्ट हो रहा हूँ। तुम्हें देखने के लिए इतना बेचैन हो रहा हूँ। लेकिन अब और नहीं, बस आज रात तक ही बात है स्वीट हार्ट, क्योंकि कल तुम मेरे सामने होगी और तुमने देखने के बाद तब जाकर शायद मेरे दिल को सुकून मिलेगा और तब मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा, जान कभी नहीं। बोलते हुए रियांश अपनी गर्दन ऊपर आसमान की ओर करते हुए अपनी आंखें बंद कर देता है और अपने दोनों हाथों को फैलाकर पागल सनकी की तरह थोड़ा ऊंची आवाज में बोला, वेलकम टू माय वर्ल्ड स्वीट हार्ट। वहीं होटल में परिधि बेड पर चढ़कर बच्चों की तरह उस पर कूद रही थी। उसे वो गद्दा बहुत ही मुलायम लग रहा था जिसे वो और सौंदर्य परी शेयर करते थे। परिधि खुशी से चहकते हुए बोली, अरे सौंदर्य परी, देखो ना हमारा ये गद्दा कितना सॉफ्ट और मुलायम है।
मुझे बड़ा मजा आ रहा है, आप भी आओ ना, आपको भी मजा आएगा। उद्धरण चिन्ह। परिधि खुशी से सौंदर्य परी को भी अपने पास आने का बोलती है, लेकिन सौंदर्य परी परिधि से काफी मैच्योर थी। उन्होंने उसे मना कर दिया और उसे थोड़ा डांट फटकार लगाकर चुपचाप सोने को बोला दिया। परिधि मुंह बनाते हुए बेमन से बेड पर लेट गई। सौंदर्य परी ने भी सारी लाइट्स ऑफ कर दी और परिधि के बाजू में जाकर लेट गई। पूरे कमरे में सिर्फ एक डिम लाइट ऑन थी, जिनकी रोशनी सिर्फ नाम मात्र की थी। सौंदर्य परी परिधि की तरह मुड़ कर बोली, तुम्हें ये शहर कैसा लगा और यहाँ के लोग, यहाँ लोग जैसे लगे तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। परिधि ने भी अब तक सौंदर्य परी की तरह अपना चेहरा कर दिया था और वो खुशी से चिल्लाते हुए बोली, अच्छा, अरे मुझे तो ये शहर और यहाँ के लोग बहुत 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 पसंद आए। सच में सौंदर्य परी, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सौंदर्य परी, मुझे यहाँ लाने के ये लिए। उद्धरण चिन्ह। सौंदर्य परी मुस्कुराते हुए प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। दोनों ऐसे ही बातें करते करते सो गई। अगले दिन रियांश काफी थक गया था, ऊपर से वो काफी देर रात तक जागता रहा और स्लीपिंग पिल्स की वजह से वो अब तक घोड़े बेचकर सो रहा था कि तभी उसका फोन रिंग करने लगा। रियांश ने बिना अपनी आंखें खोले साइड टेबल पर अपना हाथ इधर उधर करते हुए अपना फोन ढूंढने लगता है और फोन हाथ में आते ही बिना देखे रिसीव करके अपनी नींद भरी आवाज ने बोला, हेलो कौन? दूसरे तरफ से आवाज आई, बॉस में। राका, आप मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल गए? हमने कल रात को तो बात की थी। उद्धरण चिन्ह। रियांश थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, तुमने इतनी सुबह सुबह क्यों फोन किया है? ये बोलो, फालतू की बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो। रियांश को गुस्सा आता देख राका डर गया और फिर सीधे पॉइंट पर आते हुए उसने रियांश से कुछ कहा, जिसे सुनने के बाद तो रियांश की नींद ही उड़न छू हो गई। शिमला के एक पहाड़ी इलाकों में सुनसान जगह पर जहां एक लकड़ी का छोटा सा घर बना हुआ था, आसपास बर्फ जमी हुई थी। दूर दूर तक वहां एक परिंदा तक नजर नहीं आ रहा था। उसी जगह पर एक साथ 3 कारें आकर रुकी, जिसमें से एक रोल्स रॉयस थी और बाकी की 2 मर्सिडीज बेंज कारें थी। जल्दी से बॉडीगार्ड्स बाहर निकले और उनमें से एक रोल्स रॉयस के पास जाकर कार की बैक सीट के डोर को ओपन किया। उसमें से एक लड़का बड़े एटीट्यूड और स्टाइल से बाहर निकला। उसने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना था, जिस पर उसने ब्लैक लॉन्ग कोट भी पहना हुआ था। उसकी हल्की नीली आंखें, काले बाल जो नेचुरल तरीके से सेट थे, उसकी परफेक्ट जॉलाइन एंड हल्की बियर्ड थी। उसने अपने एक हाथ में वॉच और दूसरे हाथ में सिल्वर चेन पहनी हुई थी, लेकिन दोनों हाथों में ग्लव्स पहने होने के कारण वो दिखाई नहीं दे रहे थे। उसने अपने लेफ्ट कान में एक छोटी सी सिल्वर की कान की बाली भी पहनी थी, जो उसे और भी ज्यादा हॉट एंड अट्रैक्टिव बना रहा था। कुल मिलाकर वो इतना डैशिंग और हैंडसम नजर आ रहा था कि कोई भी लड़की उसे अगर एक बार देख ले तो उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाए। ये कोई और नहीं बल्कि रियांश ही था। रियांश ने बिना अपने बाजू में खड़े राका की और देखे ठंडे लहजे उससे में पूछा, कहाँ है वो? उद्धरण चिन्ह। अंदर है बॉस, राका ने झट से जवाब दिया। रियांश बिना और कुछ ही पूछे सीधे अपने सामने बने उस लकड़ी के घर की तरफ जाने लगा। उसके पीछे पीछे राका और बाकी के बॉडीगार्ड भी हो लिए। रियांश जैसे ही उस घर के बने एक छोटे से कमरे में गया तो वहां एक आदमी जंजीरों से बंधा हुआ था। उसका चेहरा पूरा लाल होकर गुब्बारे की तरह फुला हुआ था। उसकी आंखों के नीचे सूजन साफ नजर आ रही थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और उसकी बॉडी पर जगह जगह खून भी निकल रहा था। उसके मुंह के कोनों से भी खून निकल रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे अभी अभी ही बुरी तरह मारा गया हो। रियांश अपने सामने बंधे उस आदमी को कॉल्डली देखते हुए एक बड़े से काउच पर जाकर अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखते हुए किसी राजा की तरह बैठ गया और अपनी पॉकेट से एक सिगरेट बाहर निकाली। तभी तुरंत राका ने आगे बढ़कर लाइटर से रियांश की सिगरेट को जलाया। रियांश बड़े आराम से उस आदमी को अपने कोल्ड एक्सप्रेशन लिए देखते हुए सिगरेट के लंबे लंबे कश लेने लगा। धीरे धीरे वहां उस सिगरेट का धुआं फैलने लगा। जैसा कि उस कमरे में सिर्फ एक ही खिड़की थी जो फिलहाल बंद होने के कारण सिगरेट जा धुआं कमरे के अंदर ही रह गया। रियांश ने एक नजर गार्ड की तरफ कोल्डली देखा। इशारे मिलते ही उस गार्ड ने उस खिड़की को खोल दिया और धीरे धीरे वहां फैला धुआं अब छटने लगा।
रियांश जब से कमरे में आया था तब से ही वो आदमी डर से अंदर ही अंदर कांप रहा था, लेकिन अपने चेहरे पर उस डर को बयां नहीं होने दे रहा था। वो ऐसे प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा था मानो उसे ना तो मरने से डर लगता था और ना ही रियांश से। वो ये दिखना चाहता था कि उसे उसके यहाँ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी हालत खराब हो रही थी। वो आदमी अपने डर को काबू करते हुए गुस्से से बोला, तुम चाहे जो कर लो रियांश कपूर, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरता। ओ रियली, कहते हुए रियांश जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि वो आदमी तो क्या खुद रियांश के लोग भी डर से कांपने लगे। तो वहीं राका भी अपने सलाइवा को निगलते हुए अपने माथे के पसीने को पोंछ रहा था। रियांश हंसते हंसते एकदम चुप होकर अपनी तीखी नजरों से उस आदमी को देखते हुए कोल्ड टोन में बोला, तू मुझसे डरेगा भी और अपनी मौत की भीख भी मांगेगा, लेकिन मैं तुझे मौत भी नसीब नहीं होने दूंगा। रियांश कपूर की डिक्शनरी में गद्दारों की एक ही सजा है, सजाए मौत, वो भी इतनी दर्दनाक कि सामने वाले की रूह तक कांप उठे। और तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन तू टेंशन मत ले, जल्दी तेरे साथी भी तुझे कंपनी देने यहाँ लाकर पटक दिए जाएंगे। तब तक तू एक सरसरी नजर अपने चारों ओर फैले आदमियों पर डाली, मेरे आदमियों द्वारा अपनी खातिरदारी का लुफ्त उठा। उद्धरण चिन्ह। वहां खड़े सारे गार्ड्स रियांश का इशारा समझ गए और रियांश अपनी जगह से स्टाइल से खड़ा होता हुआ उस आदमी को एक डेविल स्माइल देते हुए वहां से बाहर चला गया। उसके जाते ही उस आदमी की चीखें और करहाने की आवाजें उस लकड़ी के घर में गूंज उठी, लेकिन अफसोस उसकी आवाज सुनने के लिए वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। रियांश अपनी कार की ओर बढ़ गया, लेकिन पता नहीं क्यों उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी, जैसे कुछ ठीक नहीं है। लेकिन वो अपनी इस फीलिंग्स को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसे आजकल खुद कुछ पता नहीं था कि उसके साथ आखिर ये सब हो क्या रहा था। वो इस चीज को नजरअंदाज करके तेज कदमों से अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है। उसके पीछे पीछे राका और कुछ और गार्ड्स भी थे। राका को याद आया कि उसके बॉस ने उसे एक लड़की की इंफॉर्मेशन निकालने को कहा था। रियांश के लिए एक गार्ड आगे आकर कार का डोर ओपन करता है। इससे पहले कि वो अपनी कार में बैठ पाता, राका उसके पास आकर उसे रोकते हुए बोला, बॉस आपने जो कहा। इससे पहले कि राका अपनी बात पूरी कर पाता, उसका फोन रिंग करने लगा। राका अपना फोन जेब से निकालकर रियांश को देखते हुए झट से बोला, सॉरी बॉस, वो। रियांश ने बिना किसी भाव से अपनी आंखों के इशारा से ही उसे फोन पिक करने परमिशन दे दी। राका ने फोन पिक किया और बोला, हाँ बोलो क्या हुआ। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनते ही राका की आंखें फैल गई और फोन डिस्कनेक्ट करके वो डरते हुए रियांश की ओर देखने लगा। रियांश उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखते ही वो समझ गया कि कुछ तो गलत हुआ है। उद्धरण चिन्ह। रियांश अपनी ठंडी निगाहों से राका को ऐसे देख रहा था जैसे अगर उसने अपना मुंह खोलने में अब एक और भी सेकंड वेस्ट किया तो वो उसे अपनी ठंडी निगाहों से ही बर्फ का पुतला बना देगा। राका ने अपने डर पर काबू करते हुए जो उसने अभी अभी फोन पर सुना था वो सब रियांश को बताने लगा। रियांश जैसे जैसे राका की बातें सुन रहा था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और भी कोल्ड होते जा रहे थे। उसका चेहरा और आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसके माथे और हाथों की नीली नसें उभरकर साफ साफ नजर आ रही थी। उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां भींच ली थी। रियांश ने बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया और सीट बेल्ट बांधकर कार को हवा की रफ्तार से दौड़ा दी। ये सब इतने फास्ट फॉरवर्ड में हुआ कि किसी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। जब रियांश की कार कुछ दूरी पर चली गई तब जाकर राका और बाकी सब अपने होश में आए और वो भी जल्दी से कार में बैठकर रियांश की कार के पीछे हो लिए। एक वेन आकर एक खंडर जैसी जगह पर आकर रुकती है, जहां बना वो लकड़ी का घर काफी टूटा फूटा हुआ था। वहां आसपास दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। उस वेन में से गुंडे बदमाश जैसे दिखने वाले एक साथ 5 आदमी बाहर निकलते हैं। उनमें से 2 आदमी 2 लड़कियों को खींचते हुए बाहर निकालते हैं। वो दोनों लड़कियां अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भला उन हटकट्टे लोगों से कैसे अपने आप को छुड़वा पाती। वो लोग बेरहमी से उन लड़कियों को उनके बालों से पकड़कर उस लकड़ी के टूटे घर की ओर बढ़ रहे थे और उनके पीछे पीछे 3 आदमी भद्दी सी हंसी हंसते हुए आ रहे थे। उनमें से एक बोला, भाई आज तो हमारी लॉटरी लग गई।
कहाँ हम इस लड़की के साथ मजे करने के लिए इसे अगवा करने चले थे और कहाँ मुफ्त में एक और लड़की हमें मिल गई, वो भी इस लड़की से हद से ज्यादा खूबसूरत। इस देखकर तो मेरे तनबदन में जैसे आग लग रही है। उद्धरण चिन्ह। तो कोई ना, थोड़ी देर में अपनी इस आग को बुझा लेना, वैसे भी हम इन्हें अपने मजे के लिए ही तो लाए हैं। दूसरे आदमी ने मक्कारी वाली हंसी हंसते हुए पहले आदमी से कहा और हंसने लगा। बाकी सब भी जोर जोर से हंसने लगे। उनकी बातें और हंसी इतनी भद्दी थी कि उन दोनों लड़कियों का मन उन्हें जान से मार डालने का कर रहा था, लेकिन वो सिर्फ दो थी और वो लोग 5-5 मुश्तिंडे उनके आगे। भला वो लड़ती भी तो कब तक ही टिक पाती। उनमें से एक लड़की दर्द से तड़पते हुए उन पर जोर से चिल्लाई, छोड़ो मुझे, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तुम लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मैंने कहा छोड़ो मुझे। अच्छा तो बता कि तू कौन है, जरा हम भी तो सुने कि तू कौन से कमिश्नर या मिनिस्टर की बेटी है। उनमें से एक आदमी ने उस लड़की का मजाक उड़ाते हुए कहा और फिर गुस्से में आकर एक जोरदार थप्पड़ उस लड़की के गाल पर रसीद दिया। उस लड़की का चेहरा दूसरी ओर घूम गया। वो थप्पड़ इतनी जोर से उसे लगा था कि उसके होठों के कोने से खून आने लगा और उसके गाल पर उस आदमी की 5 उंगलियां छप चुकी थी। उस लड़की की आंखों से बेहिसाब आंसू बरसने लगे। जैसे ही उस लड़की को थप्पड़ पड़ा तो दूसरी लड़की घबराकर जोर से चिल्लाई, परिधि दीदी। परिधि को थप्पड़ पड़ने की वजह से उसकी आंखें आंसुओं और गुस्से से लाल हो चुकी थी। उस चेहरे के एक्सप्रेशन इस वक्त बहुत डरावने लग रहे थे, जिसे देख कोई भी अंदर तक डरने पर मजबूर हो सकता था। उसने गुस्से से तिलमिलाते हुए उस आदमी को देखा जिसने उसे थप्पड़ मारा था। उसकी आंखों में मानो खून उतर आया हो। वो इस वक्त सच में साक्षात मां काली के अवतार में आ चुकी थी। उस ऐसे देखकर सबके होश उड़ गए। परिधि की आंखों में कुछ देर पहले उनके साथ क्या हुआ था वो सब एक एक करके किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। कुछ देर पहले परिधि, सौंदर्य परी और उनके साथ एक और लड़की भी थी जिसका नाम शालू था। वो दिखने में थोड़ी मोटी थी, उसके गोलमटोल गाल, उसकी वो खूबसूरत भूरी आंखें जिस पर वो एक मोटा सा चश्मा पहने रहती थी, कंधे तक आते हुए उसके खुले बाल, सिंपल सी कुर्ती के नीचे जीन्स, वो बहुत क्यूट और प्यारी थी। शालू उसी होटल सामने वाले रूम में रहती थी जिसमें परिधि और सौंदर्य परी रुके हुए थे। एक दिन गलती से परिधि और शालू टकरा गए और इन 2 दिनों में ही उन तीनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। शालू एक अनाथ लड़की थी जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो यहाँ शिमला में जॉब करती थी, लेकिन उसका खुद का घर ना होने की वजह से उसे होटल में रुकना पड़ रहा था और उसने परिधि और सौंदर्य परी को ये शहर दिखाने का प्रॉमिस किया था। सौंदर्य परी और परिधि ने उसे ये नहीं बताया था कि सौंदर्य परी पहले भी इस शहर में आ चुकी थी। आज वो तीनों ने एक साथ शॉपिंग जाने का डिसाइड करते हैं। उनकी कार एक मॉल की पार्किंग एरिया में आकर रुकी और तीनों लड़कियां बाहर आकर कार को रोककर मॉल की एंट्रेंस की ओर बढ़ गई। वो मॉल के अंदर जाने ही वाली थी कि तभी शालू को याद आया कि वो जल्दी जल्दी में अपना फोन तो कार में ही भूल गई। वो थोड़ा एम्बेरेस होते हुए परिधि और सौंदर्य परी को देखते हुए बोली, वो एक्चुअली सौंदर्य, मेरा फोन गलती से कार में ही छूट गया, क्या मैं उसे लेकर आऊं? वो क्या है ना, अगर मेरे उस टकले बॉस ने मुझे फोन किया और अगर मैंने उसका फोन आंसर नहीं दिया तो वो टकला मेरे सर पर बैठकर तबला बजाएगा। उसकी अपनी बॉस को लेकर इतने उच्च विचारों को सुनकर परिधि और सौंदर्य परी जोर जोर से हंसने लगी। उन्हें खुद पर ऐसे हंसता देखकर शालू का मुंह बन गया और वो उन दोनों को घूरने लगी। तो सौंदर्य परी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है शालू, तुम जाओ, जाकर फोन लेकर आओ, हम तुम्हारा यही वेट करेंगे। उद्धरण चिन्ह। शालू लगभग दौड़ते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही परिधि और सौंदर्य परी ने एक दूसरे को देखा और एक बार फिर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगी। वो दोनों लगभग 10 मिनट से शालू का वेट कर रहे थे, लेकिन शालू का ना आता देख दोनों ही अब परेशान है रही थी। तभी सौंदर्य परी उसे लेने जाने को हुई थी कि परिधि ने उन्हें रोक लिया और ये कहकर वहां चली गई कि मैं उसे लेकर आती हूँ, तब तक आप अंदर जाए और हाँ, मेरे टेडी बियर लेने मत भूलना। इतना कहकर वो तेजी से बिना सौंदर्य परी की बात सुने पार्किंग एरिया की ओर चल दी। सौंदर्य परी लाचारी से अपना सर हिलाते हुए
इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। वो ऐसे ही बड़बड़ाते हुए मॉल के अंदर चली गई। जब पार्किंग एरिया में उनकी कार के पास परिधि को शालू नजर नहीं आई तो वो ये देख परेशान हो गई। वो शालू को इधर उधर उसका नाम लेकर चिल्लाते हुए पुकार रही थी। जब वो पार्किंग एरिया की कॉर्नर की ओर आ गई तो उसने एक साथ लगभग 5 आदमियों को एक लड़की को जबरदस्ती उसके मुंह को दबाकर वेन के अंदर बिठाते हुए देखा। वो डर गई और डरते डरते जब थोड़ा आगे आई तब जाकर उसने उस लड़की का चेहरा देखा जिसे देखते ही उसके मुंह से अचानक निकल गया, शालू। ये देख कि वो लोग शालू को जबरदस्ती लेकर है रहे हैं तो परिधि भी उनकी तरफ चिल्लाते हुए दौड़ी। जब उन लोगों ने अपनी तरफ एक बेहद खूबसूरत लड़की को आता देख तो उनकी आंखें चमक उठी और उनके चेहरे पर हवस साफ नजर आ रही थी। जब परिधि उनके पास पहुंची और उनसे शालू को छुड़ाने की कोशिश की तो उन लोगों ने उसे भी उसी वेन में जबरदस्ती बैठा दिया और वहां से चले गए। ये सब याद आते ही परिधि ने मुठ्ठियां भींच ली। वो सब सोचने में इतना खो गई थी कि उसे पता भी नहीं चा कि वो लोग उन दोनों को उस लकड़ी के टूटे फूटे कमरे में ले जा चुके थे। और उनमें से एक ने जिसने परिधि को थप्पड़ मारा था उसने उसे एक इंजेक्शन लगा दिया था। लेकिन परिधि को तो कोई होश ही नहीं था। उसे वो सब याद आते हुए इतना गुस्सा आ रहा था कि उसके अंदर कुछ बदलाव होने शुरू हो चुके थे। उसकी बॉडी से धीरे धीरे रोशनी निकलने लगी थी, जिसे देख सबके होश उड़े हुए थे। ये सब याद आते ही परिधि ने मुठ्ठियां भींच ली। वो सब सोचने में इतना खो गई थी कि उसे पता भी नहीं चा कि वो लोग उन दोनों को उस लकड़ी के टूटे फूटे कमरे में ले जा चुके थे। और उनमें से एक ने जिसने परिधि को थप्पड़ मारा था उसने उसे एक इंजेक्शन तक लगा दिया था। लेकिन परिधि को तो कोई होश ही नहीं था। उसे वो सब याद आते हुए इतना गुस्सा आ रहा था कि उसके अंदर कुछ बदलाव होने शुरू हो चुके थे। उसकी बॉडी से धीरे धीरे रोशनी निकलने लगी थी और ये देख सबके होश उड़े हुए थे। लेकिन अगले ही पल वो लोग नॉर्मल हो गए। उन लोगों को लगा कि उन्हें कोई भ्रम हो रहा है, क्योंकि वो सब ने शराब पी रखी थी, तो उन्हें ये सब अपना एक वहम लग रहा था। तो वहीं शालू को अब नशा चढ़ने लगा था, इसीलिए उसे अपने आसपास क्या हो रहा है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही था। उन लोगों ने परिधि और शालू को ड्रग्स का इंजेक्शन दिया था, जिसका असर शालू पर होना शुरू हो चुका था, लेकिन परिधि पर अभी तक इसका कोई असर नहीं हुआ था, बिकॉज उसके ऊपर उसकी शक्तियां हावी हो रही थी, जिस वजह से उस पर ड्रग्स का कोई असर अभी तक नहीं हुआ था। भले ही रानी परी ने परिधि की शक्तियां छीन ली थी, लेकिन परिधि को जब भी हद से ज्यादा गुस्सा आता या उसका दिल दुखता तो उसके बॉडी चेंजेस होने लगते थे और उसके दिल के दर्द और गुस्से की वजह से उसकी शक्तियां बेकाबू हो जाती थी और ये चीज परिधि में नेचुरल थी। उनमें से 2 आदमियों ने शालू के कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। जैसे ही शालू को अपने सीने और बाजुओं पर ठंडी हवाओं का एहसास हुआ तो उसे कुछ अजीब सा लगने लगा, जैसे कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा हो। उसने जल्दी से अपने हाथों से अपने आप को कवर करने की कोशिश की। ये देख वो दोनों आदमी भद्दी सी हंसी हंसने लगे। उनमें से एक बोला, ए लड़की, ये कोशिश बेकार है, आज तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता। कहते हुए वो और जोर जोर से हंसने लगा। उसके साथ साथ दूसरा आदमी भी। शालू अपनी अधखुली आंखों से रोते हुए उन आदमियों से भीख मांगने लगी, क्या वो उसे जाने दे और उसकी दोस्त परिधि को भी। लेकिन उन लोगों पर तो जैसे उसकी बातें और आंदों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। एक आदमी शालू की गर्दन पर चूमने लगा तो वो उनसे बचने के लिए झटपटाने लगी, लेकिन दूसरे ने उसे बड़ी मजबूरी से पकड़ा हुआ था, जिससे वो अब हिल भी नहीं पा रही थी और जोर जोर से रोते हुए उनसे उसे छोड़ने को कह रही थी। वहीं परिधि जो पहले से ही गुस्से में आग बबूला हुए जा रही थी, शालू को रोते हुए चीखते सुन वो और ज्यादा गुस्से में आ गई। बाकी के लोग परिधि के ऊपर किसी भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े और उसके कपड़े बेदर्दी से फाड़ने लगे। और जैसे ही उनमें से एक परिधि की तरफ झुका, एक जोरदार चीख उस जगह गूंज उठी और वो सारे के सारे आदमी हवा में उड़ते हुए उस घर से दूर जाकर गिरे। किसी की टांगे टूटी थी तो किसी का हाथ तो किसका सर फूटा था। उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया को अभी अभी उनके साथ हुआ क्या। दरअसल ये चीख किसी और की नहीं बल्कि परिधि की थी, जो गुस्से और दिल के दर्द से चिल्लाई थी। उसकी सहन शक्ति की सीमा पार हो चुकी थी, जिस वजह से उसकी शक्तियां बेकाबू होकर एक चीख द्वारा बाहर निकली थी, जिसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ा।
परिधि ने हिम्मत करके उठने की कोशिश की और शालू के तरफ जाने लगी, जहां शालू अपने हाथ अपने कान और लगाए सिसक रही थी। उसकी आंखों में आंसू बेशक थे, लेकिन मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल रही थी। परिधि को उसे ऐसे देखकर बहुत तकलीफ हो रही थी। उसने हिम्मत करके उसका नाम पुकारा, शालू दी। शालू अपना नाम सुनते ही एकदम से घबरा गई और डरते हुए पीछे की खिसकने लगी। ये देख परिधि ने झट से उसे रोक दिया और उसे शांत कराते हुए बोली, दी मैं हूँ, आप मुझसे डर क्यों रही है? यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है, आप डरिए मत, मैं हूँ ना आपके साथ। उद्धरण चिन्ह। परिधि की इतनी मीठी आवाज सुनते ही शालू थोड़ा नॉर्मल होते हुए अपनी आंखें खोली, लेकिन वो अभी भी ड्रग्स के आर में थी, इसीलिए उसे कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन धुंधला ही सही वो परिधि को अपने पास बैठी देख सकती थी। उस अपने पास देखते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। परिधि ने उसे धीरे से सहारा देते हुए उठाया और उसे अपने गले से लगा लिया। परिधि की बॉडी अब नॉर्मल हो चुकी थी और उसके अंदर से आ रही रोशनी भी, जो उसके गुस्से की वजह से आई थी, वो भी अब गायब हो चुकी थी। परिधि लगातार शालू को पीठ को रब करते हुए उसे शांत करना ने कोशिश कर रही थी। तभी उन दोनों को उन आदमियों की चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। परिधि ने जल्दी से वहां पर रखी एक चादर को शालू पर उड़ा दी और उसे अच्छे से कवर कर दिया। शालू के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ था, लेकिन वो इस इंसिडेंट से बहुत ज्यादा घबरा गई थी। डर तो परिधि भी गई थी, लेकिन उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला हुआ था ताकि वो शालू को संभाल सके। परिधि शालू को लेकर धीरे धीरे कदमों से उस घर के बाहर की ओर जाने लगी और जैसे ही उसने वहां का सीन देखा वो दंग रह गई। एक लड़का गुस्से में उन आदमियों को बुरी तरह पिट रहा था। उन्हें देखकर ऐसा काग रहा था मानो उनकी सबसे बस कुछ पल की ही बची हो। वो लड़का उन्हें मारते हुए गुस्से से में बार बार एक ही बात को दोहरा रहा था, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? हाउ डरे यू टच हर?